On the scale of 1 to 10, 10 being the best, the meeting was at 12. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मीटिंग के लिए कही कि अगर नंबर देने होंगे तो 10 में से 12 दूंगा। ये मीटिंग साउथ कोरिया के बुसान शहर में 30 अक्टूबर यानी आज हुई। करीब 1 घंटे 40 मिनट तक के चली। 6 साल बाद दोनों लीडर सामने सामने आए थे। मीटिंग का मकसद सिंपल था, अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर को सुलझाना। मुलाकात ट्रंप के एशिया टूर के आखिरी दिन हुई थी। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, चीन और अमेरिका में किन बातों पर सहमति बनी, किन पर नहीं बन पाई, किन का जिक्र हुआ, किन का जिक्र नहीं हो पाया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। शी जिनपिंग से होने वाली मीटिंग से पहले ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर इस बैठक को G2 कहा। अलग लेवल की मैसेजिंग है। अब तक G7 G20 चलता था, इसमें भी सबको मालूम था कि सबसे ताकतवर कौन है, अमेरिका है, फिर यूरोप है, लेकिन कम से कम नाम में बराबरी थी। जितने कंट्री उतने G2 का मतलब सिंपल है कि दो पार्टीज के बीच का मामला है, वही दो पार्टियां सुलझाएंगी। मैन टू मैन, वुमन टू वुमन, जैसे आप कह लीजिए। मतलब ये भी निकाला जा सकता है, जो पूरी दुनिया यूं भी मानती ही है कि इस दुनिया में काम के दो मुल्क हैं अभी, अमेरिका और चीन है। सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर ट्रंप बुसान के गिम्हे एयरबेस पर पहुंचे। शी जिनपिंग और ट्रंप ने हाथ मिलाए। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी ये मुलाकात सफल रहने वाली है। फिर ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा, जिनपिंग बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने जिनपिंग की पीठ थपथपा भी दी। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये वाक्य ट्रंप का तकिया कलाम है कि अगला टफ नेगोशिएटर है। जो सामने होता है उसे टफ नेगोशिएटर ये कहते रहते हैं। खैर, मीटिंग हुई और मीटिंग से निकलने के बाद एयरफोर्स 1 पर ट्रंप ने पत्रकारों से बात की। वहां करनी पड़ती है। सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि टैरिफ को लेकर क्या बात हुई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन के साथ एक समझौता कर लिया है। इसके तहत अमेरिका चीन से आने वाले कुछ सामानों पर लगने वाला टैरिफ घटाएगा। पहले 57% था, अब घटकर 47 कर दिया। इसमें फेंटेनिल ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पर लगाया गया टैक्स भी शामिल है। चीन ने वादा किया है कि वो इन केमिकल्स के एक्सपोर्ट पर और सख्ती बरतेगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश जल्दी ट्रेड डील फाइनल कर सकते हैं। हालांकि ये समझौता हर साल रिन्यू होगा, यानी हर साल इसमें एक मीटिंग बैठेगी, सब कुछ डिसाइड होगा और मुहर लगेगी। चीनी मीडिया ने शी जिनपिंग का पक्ष रखा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक मीटिंग के बाद जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अब जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। इस सहमति को कायम रखते हुए अमल में लाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को इसके क्लियर रिजल्ट्स दिखें। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि बातचीत झगड़े से बेहतर होती है और दोनों देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। चीन और अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलीगल इमिग्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड ऐसे मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि चीन की ओर से भी साफ किया गया कि ट्रेड डील पूरी तरह से फाइनल नहीं है। दोनों देशों की टीम्स इस पर आगे चर्चा करती रहेंगी। टैरिफ के बाद आते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स पर। चीन ने कहा है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगाए गए कंट्रोल को 1 साल के लिए टालेगा। इसके साथ ही वो एग्रीकल्चरल ट्रेड को भी मजबूत करेगा, यानी चीन अब अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन इंपोर्टर है। वो इसे खास तौर पर जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करता है। चीन अमेरिका के बजाय ब्राज़ील और अर्जेंटीना से खरीद रहा है। इन दोनों देशों का अमेरिका के साथ अलग पंगा चल रहा है, लेकिन अब चीन अमेरिका से ही सोयाबीन खरीदेगा, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही चीन के शिप बिल्डिंग सेक्टर पर चल रही इन्वेस्टिगेशन को भी रोक दिया जाएगा। अमेरिका का मानना था कि चीनी कंपनियां इस सेक्टर में सरकारी मदद लेकर अनफेयर तरीके से फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस जाँच को रोकेंगे। इसके अलावा अमेरिका एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़ा एक नया रूल लाने की तैयारी में था। इससे अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल कानून अमेरिकी कंपनियों की फॉरेन सब्सिडरीज पर भी लागू हो जाते हैं। इसका मतलब एक कंपनी अमेरिकन है, मान के चलिए एप्पल की कोई सब्सिडरी है जो चाइना में रजिस्टर्ड है। ट्रंप एक ऐसा कानून लाना चाहते थे, या कम से कम बात कर रहे थे, जिससे जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स वहाँ पे बनाए जा रहे हैं वो इन सब्सिडरीज पर भी लागू हो जाते। इससे सीधा सीधा चीन का या जिन कंट्रीज़ में ये सब्सिडरीज स्थापित हैं, भारत का नाम भी लिया जा सकता है, उनको दिक्कत हो जाती वहाँ ट्रेड करने में। चीन के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहता है यूएस, वो मुश्किल हो जाता। इसको भी 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अर्जेंटीना से जो सोयाबीन खरीदा जा रहा था और अब जो
वापस यूएस खरीदने की बात हो रही है। उसके पीछे दो वजहें और हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पे करना चाहते हैं। सीन ये है कि जब यूएस से सोयाबीन की जगह अर्जेंटीना और ब्राज़ील से चीन ने खरीदना चालू किया, तो अमेरिका में जो सोयाबीन उगाने वाले किसान हैं उन्होंने ट्रंप के ऊपर प्रेशर देना शुरू किया, रिपब्लिकन्स पर, मागा पे प्रेशर देना शुरू किया कि आपको वोट देने का हमको फ़ायदा क्या हुआ। स्पेशली इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना को पिछले दिनों यूएस ने एड भी दी है। तब सवाल पूछा जाने लगा कि एक तो आप पैसा दे रहे हैं अर्जेंटीना को, दूसरा अर्जेंटीना आपका मार्केट भी खा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। इसलिए इस बात का प्रतीक महत्व बहुत है कि जो सोयाबीन साउथ अमेरिका से लिया जा रहा था, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से, अब वो वापस यूएस से खरीदा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स के बाद चिप्स पर बात करते हैं। चिप्स को लेकर ट्रंप ने बताया कि चीन अमेरिकी कंपनी एनवीडिया से चिप्स अब खरीद सकता है, लेकिन ये फैसला उनका और एनवीडिया का होगा, यूएस रेफरी के तौर पर काम करेगा। विंक विंक। जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा कि क्या एनवीडिया का नया ब्लैकवेल एआई चिप चीन को बेचने देंगे आप, तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि ब्लैकवेल की तो यहां बात ही नहीं कर रहा है कोई, दूसरे चिप्स बहुत सारे हैं वो बेच सकते हैं। इसलिए हमने विंक विंक कहा था, रेफरी नहीं है, बेचेगा तो यूएस ही। ब्लैकवेल B30A एनवीडिया का नया चिप है जो पुराने H20 की जगह लेगा। H20 को कहा जा रहा है कि जानबूझकर कमजोर बनाया गया ताकि अमेरिकी लॉस ना टूटें। B30A भी लिमिटेड है लेकिन H20 से ज़्यादा स्ट्रांग है। अमेरिका की दोनों पार्टीज ने ब्लैकवेल को लेकर चिंता जाहिर की थी कि अगर ब्लैकवेल चीन को एक्सपोर्ट होता है तो अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा। जो टेक्नोलॉजी में सुप्रीमेसी है अमेरिका की, उसको चोट पहुंचेगी, ऐसा मानना है अमेरिका में कई लोगों का। अब ट्रंप किसी मीटिंग में जाएं और रूस यूक्रेन वॉर का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस मीटिंग में भी यूक्रेन एक बड़ा मुद्दा रहा। ट्रंप ने कहा कि उनकी और जिनपिंग की इस पर लंबी बातचीत हुई। यह तय हुआ कि ट्रंप जिनपिंग के साथ मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ट्रंप ने माना कि चीन रूस का बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन कहा कि इस मुद्दे पर बात नहीं हुई। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ट्रंप दुनिया के अलग अलग इलाकों में चल रहे संघर्षों को सुलझाने के लिए बहुत उत्साहित थे। चीन खुद भी कई जगह शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिनपिंग ने कहा कि आज दुनिया कई मुश्किल समस्याओं का सामना कर रही है। चीन और अमेरिका दोनों बड़े देश हैं, हमें मिलकर जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने देशों व पूरी दुनिया के भले के लिए ठोस काम करने चाहिए। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने वादा किया है कि तेल नहीं लेंगे रूस से, लेकिन इसी मुद्दे पर चीन के सामने ट्रंप की घिग्गी बंधी रही। रूस यूक्रेन की बात हुई लेकिन ताइवान का मुद्दा मीटिंग में नहीं उठा। आप जानते हैं कि ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना शी जिनपिंग का टारगेट है। ज़रूरत पड़ने पर वो इसके लिए सैन्य कदम उठाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिका हमेशा से ताइवान का बड़ा सहयोगी रहा है। क्या अमेरिका ताइवान के लिए चीन से बैर लेगा, इसका साफ जवाब अभी तक नहीं है। परंपरा यही रही कि जब चीन से बात खराब चल रही होती है तब अमेरिका ताइवान के पक्ष में मुखर रहता है, जब चीन से बात अच्छी चल रही होती है तो ताइवान का पक्ष लिया जाता है, लेकिन सटल तरीके से कि चीन को उतना बुरा भी ना लगे। आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही तो ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो अप्रैल में चीन चले जाएंगे। ट्रंप के बाद शी जिनपिंग अमेरिका का दौरा करेंगे, यानी दोनों लीडर्स के बीच आगे की मुलाकातों का प्लान भी तय हो गया है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि एशिया की इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद अब वो वाशिंगटन डीसी लौट रहे हैं। उन्होंने मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इन देशों की वजह से सैकड़ों अरब डॉलर अमेरिका में आ रहे हैं। हमारा देश फिर से मजबूत और सम्मानित बन गया है और याद रखिए अभी सबसे अच्छा, यानी जो सबसे अच्छा दौर है वो आना बाकी है। ये तो हुई मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान भी दिया, आदत है, जिसे चीन में बड़े ध्यान से सुना गया। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कई देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वैसे भी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। असल में अमेरिका और दूसरे देश जैसे चीन और रूस मिसाइल टेस्ट करते हैं, लेकिन परमाणु बम का टेस्ट अमेरिका ने 1992 के बाद से नहीं किया है। जो न्यूक्लियर डेटोनेशन है, नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि अगर बाकी देश टेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि ये टेस्ट कहाँ होंगे तो उन्होंने कहा कि घोषणा कर दी जाएगी, बता देंगे, हमारे पास टेस्ट साइट्स हैं। इस बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय का रिएक्शन सामने आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि अमेरिका को कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT के तहत अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू नहीं करने चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भी कहा था कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर सकता है। वो पोस्ट उन्होंने शी जिनपिंग से मिलने से ठीक पहले डाली थी। ट्रंप के इस बयान की जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों की जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने निंदा की। उनके संगठन निहोन हिदानक्यो, जिसने 2024 का नोबेल पीस प्राइज जीता था,
उन्होंने कहा कि यह बयान उन तमाम देशों के खिलाफ है जो न्यूक्लियर फ्री और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए कोशिश में लगे हैं। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये डेवलपमेंट्स थे। अब आते हैं ट्रम्प जिनपिंग मीटिंग के टेक अवेज पे कि इस मुलाकात और इस दौरान हुए ऐलानों से हम क्या समझ सकते हैं। पहला बिंदु है ट्रम्प डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ। बीते कुछ महीनों में ट्रंप ने डिप्लोमेसी के लगभग हर नियम को धता बताया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपतियों की बेइज्जती हुई है। दो देशों के बीच सीज फायर का ऐलान ट्रूथ सोशल पर पहले हो गया, उनके लीडर्स नहीं कर पाए। क्रेडिट ले लिया गया 50-50 बार। नाम लेकर बताया गया कि फलाने को मैंने मना किया तो उसने काम बंद कर दिया। दो प्रधानमंत्रियों का गाजा पीस समिट में मखौल बना। ये सब देखते हुए लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक ही करते हैं जो ट्रंप से नहीं मिलते, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं कि ये करेगा क्या। लेकिन फिर हम आपको राजदूत का पसंदीदा शेर सुनाएंगे जो हमने कई बार सुनाया। शौकत थानवी ने लिखा है, कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज़ हो सरकार तो औलाद है मोमिन। कहने का मतलब ये कि बुली कितना ही बदतमीज़ हो अपने स्वभाव से, बदतमीज़ी करता वो वही है उसी व्यक्ति के साथ जहां वो कर सकता है। शी जिनपिंग कोई केस टामर या शाबाश शरीफ नहीं है जिन्हें आप स्टेज पर ताली पीटने के लिए खड़ा कर सकते हैं या फ़ोन करके कह सकते हैं कि आगे से रूस से तेल नहीं लेना। शी जिनपिंग उस देश के राष्ट्रपति हैं जिसने पलटकर अमेरिका पर टैरिफ लगाया और कहा भी कि अगर आपको बात करनी है तो तमीज़ से कीजिए, वरना रेयर अर्थ मिनरल्स को आप भूल जाइए, मैग्नेट्स को आप भूल जाइए। बार बार उन्होंने लिखा कि एज इक्वल्स बात करनी पड़ेगी यूएस को। कायदे से देखें तो चीन वो देश है जिसने अमेरिका से पूछ लिया तू क्या है बे। भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर उल्टे सीधे बयान देने वाले पीटर नवारो या स्कॉट बेसेंट से जब चीन पर सवाल पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि चीन के मामले में हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं हम उन पर टैरिफ लगाकर अपना ही नुकसान तो नहीं कर लेंगे। यही वजह है कि ट्रंप जिनपिंग से तमीज़ से ही पेश आए, कोई ओवर द टॉप बात नहीं की जो अगले को अखर जाए। ट्रंप ने चीन को कुछ हद तक जीत का एहसास भी दिया, दुनिया को ये भी साफ किया कि चीन को पूरी तरह से वो दोस्त नहीं बना रहे हैं। उनका मकसद बस रेयर अर्थ सप्लाई चेन को फिर से शुरू करना है, अमेरिका चीन रिश्तों को स्टेबल करना है, ना ही उन्हें पूरी तरह रीसेट करना। इसके लिए उन्होंने चीन का सिस्टम अपनाया। चीनी सिस्टम में फैसले नीचे से ऊपर की ओर बातचीत के जरिए बनते हैं, यानी पहले ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उसके बाद लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रंप ने इस स्टाइल को समझा और इसके मुताबिक चीन के साथ काम किया, वरना आमतौर पर वो टॉप डाउन अप्रोच से चलते हैं कि मैंने बोल दिया, अब ब्यूरोक्रेसी इसको लागू करती बैठे। रूसी तेल और ताइवान पर बात न करके या जो बात हुई होगी उसे पब्लिक न करके ट्रंप ने बताया कि वो चीनी ज़रूरतों का सम्मान करते हैं, क्रिटिकल इश्यूज़ को लेकर संयम दिखा सकते हैं। रूस के साथ जो चीनी घनिष्ठता है सिर्फ तेल को लेकर नहीं, उन्होंने बड़ी मेहनत से उनके बीच का सीमा विवाद सुलझाया है, पाइपलाइंस बिछाई हैं। तो ये संबंध एक फ़ोन से ख़त्म वैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए इनका जिक्र किया भी नहीं गया या बताया नहीं गया पब्लिकली। और यही बात ताइवान पर लागू होती है। ताइवान पर अमेरिका और चीन का जो रुख है स्पष्ट है, लेकिन अगर ताइवान का जिक्र हो जाए तो फिर मीटिंग में किसी दूसरी बात के लिए माहौल नहीं बचता है। दूसरा बिंदु यह है कि चीन ने भले ही टैरिफ वॉर में बहुत आत्मविश्वास दिखाया हो, लेकिन कमज़ोर नस तो सबकी होती है और दबने पर दर्द भी होता है। जैसे चाइनीज शिपिंग, चाइना आज कमर्शियल शिपिंग में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहाज़ वो बना भी रहा है, अपने शिपयार्ड्स में ऑपरेट भी करता है। इस अनुभव का फ़ायदा जो शिप बिल्डिंग का है उनको अपनी नेवी बिल्ड करने में मिलता है। अब अमेरिका चीन को नौसेना बनाने से तो नहीं रोक सकता कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स मत बनाओ, इसलिए वो उसके शिपयार्ड्स और शिपिंग लाइंस को टारगेट कर रहा था। चीन के लॉन्ग टर्म गोल पर इससे असर पड़ रहा था क्योंकि उनको यूएस से कम्पीट करना है, यूएस नेवी से। तो उसने टैरिफ वॉर की बातचीत में शिपिंग इंडस्ट्री पर चल रही इन्वेस्टिगेशन से भी छूट मांग ली। फिर यह भी सच है कि भले चीन के पास कितना ही ट्रेड सरप्लस हो, वो ओवर कैपेसिटी से जूझ रहा है। वहाँ इंडस्ट्रियल आउटपुट इतना है कि वो चाहकर भी नहीं खपा सकते। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, एक्सपोर्ट। यूएस जैसे बड़े और ताकतवर बाजार में टैरिफ सख्त होने से चीन के एक्सपोर्ट मार्केट पर सीधा असर पड़ रहा था। इसलिए चीन भले कहता ना हो, वो नहीं चाहता था कि टैरिफ वॉर लंबा खींचे। इसलिए चीन ने भी इस बातचीत में सेंसिटिव होने की कोशिश की है। जो इमिग्रेंट्स के मुद्दे का जिक्र शी जिनपिंग ने किया है चाइनीज़ प्रेस के साथ में, वो यूएस के ही घाव पर मरहम लगाने के लिए किया है। चीन के लिए माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आते हैं एक और अहम बात पर, हिंदुस्तान से जो जुड़ी है। अब जबकि चीन पर टैरिफ 47% रह गया है, भारत का जो 50% टैरिफ है सबसे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब भारत अब और कमज़ोर स्थिति में है एक्सपोर्ट्स के मामले में। अमेरिका के साथ
जो ट्रेड डील हम चाहते हैं उसकी ज़रूरत अब और बढ़ गई है। ट्रम्प ने पहले ही कहा है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील पर बात करेंगे जब वो साउथ कोरिया जाएंगे, लेकिन जब तक ये डील नहीं होती भारत चीन से कमज़ोर स्थिति में आ गया है। अमेरिका का फोकस अब भी चीन को मैनेज करने पर है। फ़र्क बस इतना है कि अब ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या यूएस ये काम अकेले करना चाहता है या फिर अपने साझेदारों के साथ, जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। यही वजह है कि अब क्वाड ग्रुप की अहमियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये आज का राजदूत था, जिसे रिया के साथ मिलकर लिखा गया और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया। आप खबरगांव को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।